हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कार्टेल एंड प्राइस लीडरशिप उसमें कोलिसिव ओलिगोपोली ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। उसमें भी कोलिसिव ओलिगोपोली का जो टॉपिक है उसमें परफेक्ट कोलिसिव ओलिगोपोली ये टॉपिक पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने ओलिगोपोली क्या होता है और थ्योरी ऑफ ओलिगोपोली के सब हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर किए हैं। इसी के साथ आज के इस टॉपिक में हम कार्टेल एंड प्राइस लीडरशिप क्या होता है उसमें यहाँ पे दो टॉपिक आते हैं या दो टाइप्स होते हैं। वो होते हैं कोलिसिव ओलिगोपोली और नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली। इसमें फर्स्ट होता है कोलिसिव ओलिगोपोली और सेकंड नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली। कोलिसिव ओलिगोपोली में जितने भी यहाँ पे फर्म है ये मार्केट के अंदर जितने भी अनसर्टिनिटी डिसीजन है इसे ब्रेक करने के लिए एक डिसीजन क्रिएट करने के लिए कार्टेल या ट्रस्ट रिंग कार्नेर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस और नहीं तो किसी इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं जिससे मार्केट के अंदर होने वाले एक तरह के डिसीजन के लिए ये फर्म हर फर्म मार्केट के अंदर की जो इन्हें फॉलो करती है और ये किस तरह से फॉलो करनी चाहिए उसके लिए जो एक ग्रुप या ग्रुप का लीडरशिप जिसे देते हैं उसे कार्टेल कहा जाता है। और ये कार्टेल दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोलिसिव ओलिगोपोली और दूसरा नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली। तो हम फर्स्ट देखते हैं जो नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली ये होता क्या है। जो नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली इसमें जितने भी डिसीजन है जिसमें प्राइस है, आउटपुट है या प्रोडक्शन कितना लेना है इसके बारे में जितने भी डिसीजन है ये सभी फर्म एक दूसरे से एग्री नहीं होते हैं। इंडिविजुअल यहाँ पे हर फर्म अपनी डिसीजन लेता है जिसे नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली कहा जाता है। ये टॉपिक हमने हमारे पिछले वीडियो में हमने क्लियर किया है जिसमें प्राइस वॉर ये टॉपिक होता है या प्राइस रिजिडिटी ये दो टॉपिक यहाँ पे नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली में आते हैं। जिसमें जो प्राइस रिजिडिटी है उसे किंग डिमांड कर्व मॉडल भी कहा जाता है जो पॉल स्वीजी ने हमें दिया है। और आज का हम टॉपिक देखेंगे कोलिसिव ओलिगोपोली। कोलिसिव ओलिगोपोली जिसमें किसी प्रोडक्ट की प्राइस, आउटपुट या उसकी हर प्रोडक्शन या कोटा ये जितना भी तय करना है उसका डिसीजन लेने की जो लीडरशिप है वो लीडरशिप उस ग्रुप की जो कार्टेल है वो लेती है और उससे ही उस फर्म कितना प्राइस लेगा या उसकी कितनी आउटपुट होगी या उसको कितनी तरह की फ्रीडम मार्केट के अंदर दी जा सकती है, ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कार्टेल अपने आप यहाँ पे क्रिएट करती है और उसको फॉलो करना हर फर्म का काम होता है। उसी तरह से जो कोलिसिव ओलिगोपोली है उसमें दो टाइप्स हमें दिखाई देते हैं। जो फर्स्ट है परफेक्ट कोलिसिव ओलिगोपोली जिसे हम आज के इस वीडियो में हम इसे समझने वाले हैं। परफेक्ट कोलिसिव
ओलिगोपोली। और सेकंड है जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे, वो है इम्परफेक्ट कोलिसिव ओलिगोपोली। जो परफेक्ट कोलिसिव ओलिगोपोली है उसे हम आज के इस वीडियो में उसके दो टाइप होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है सेंट्रलाइज कार्टेल, और सेकंड होता है मार्केट शेयरिंग कार्टेल। और जो इनपरफेक्ट कोलिसिव ओलिगो होता है इसमें फर्स्ट होगा प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म, प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म। सेकेंड, प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म। और थर्ड होगा बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे परफेक्ट कोलिसिव ओलिगोपोली, जिसके सेंट्रलाइज कार्टेल क्या होता है, मार्केट शेयरिंग कार्टेल क्या होता है। इस दो डायग्राम और दो कॉन्सेप्ट को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो परफेक्ट कोलिसिव ओलिगोपोली, इस कॉन्सेप्ट में जो कार्टेल क्रिएट किए गए हैं वो पूरे के पूरे डिसीजन यहाँ पे किस तरह का प्राइस होगा, किस तरह की आउटपुट होगी, प्रोडक्शन लेवल किस तरह का होगा, और जो MR MC ये कंडीशन किस तरह से होगी, ये सब कॉन्सेप्ट और सब डिसीजन यहाँ पे कार्टेल लेते हैं। और उसी तरह से जो सेंट्रलाइज कार्टेल और मार्केट शेयरिंग कार्टेल, ये दो कॉन्सेप्ट है, ये परफेक्ट कोलिसिव ओलिगोपोली के अंडर वर्क होता है। उसी तरह से यहाँ पे परफेक्ट कोलिसिव ओलिगोपोली, उसमें जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था सेंट्रलाइज कार्टेल, किस तरह से जो फर्म को यहाँ पे प्रोडक्शन कितना करने कहता है और प्राइस कितनी यहाँ पे फिक्स करके उन्हें बेचने के लिए कहते हैं। तो इस तरह से इस जो फॉर्मेट है ये किस तरह से वर्क करता है, तो इसके लिए जो भी यहाँ पे आउटपुट है, प्राइस है, प्रॉफिट किस तरह से होगा और फर्म ने किस तरह से सेलिंग करना चाहिए, ये हर किसी की, हर फर्म के जो डिसीजन है वो किस तरह से लिए जाए, ये सेंट्रलाइज कार्टेल जो इंस्टीट्यूशन बना हुआ है या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ये सेंट्रलाइज कार्टेल यहाँ पे उस फर्म को मैक्सिमम किस तरह से प्रॉफिट हो सकता है यही सोचता है, और उसी तरह से उन्हें उनका यहाँ पे कोटा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो सेंट्रलाइज कार्टेल है उनका एक ही मकसद होता है, वो होता है MC = MR। इसका मतलब होता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो
हर प्रोडक्ट की मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। इस तरह से डायग्राम में जहाँ एक्स लेवल पे आउटपुट है, जो वाई लेवल पे प्राइस एंड कॉस्ट यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे 0 से लेके M1 तक ये टोटल आउटपुट है। और जो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन होती थी कि MR MC होना चाहिए, मीन्स यहाँ पे जो टोटल डिमांड है वो टोटल डिमांड यहाँ पे क्रिएट होती है। तो यहाँ पे जो AR है ये हमें कहता है कि उस जो आउटपुट की टोटल या आउटपुट टोटल जो है उसका एग्रीगेट रेवेन्यू कितना है, और उसे ही यहाँ पे डिमांड कर्व कहा गया है। और यहाँ पे जब CMC जो टोटल आउटपुट का मार्जिनल कॉस्ट है, कंबाइन मार्जिनल कॉस्ट, वो MR एक दूसरे को E पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें E पॉइंट मिलता है। और ये E पॉइंट कहता है कि उस जो कंडीशन है, इस कंडीशन की टोटल आउटपुट जो है वो है OM1 और प्राइस OP1। तो इसी तरह से जब ये MC1 MC2 ये फर्म ए के बारे में इंडिकेट करेगा और MC2 ये फर्म बी के बारे में इंडिकेट करेगा। हम यहाँ जूम कर लेते हैं। ओलिगोपोली मार्केट में काउंटिंग करने जैसे ही यहाँ पे कॉम्पिटिटर या फर्म यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, बट हमने इस डायग्राम के साथ सिर्फ टू फर्म अजूम किए हैं, फर्म ए, फर्म बी। हमें समझने के लिए आसानी हो इसीलिए हम ये दो फर्म अजूम करके वो किस तरह से कार्टेल, जो सेंट्रलाइज कार्टेल है, उनको उनका प्राइस बता के उन्हें किस तरह से प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे देते हैं और उससे ही वो फर्म अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं। जब यहाँ पे टोटल जो आउटपुट है वो OM1 और प्राइस यहाँ पे इंडिकेट की जाती है OP1, तो यहाँ पे जितने भी फर्म है उनको उनका कोटा यहाँ पे सेंट्रलाइज कार्टेल यहाँ पे तय कर देता है। तो यहाँ पे हमें जो फर्म ए है उसका आउटपुट यहाँ पे दिया है वो है OM3, और जो यहाँ पे OM3 यहाँ तक का फर्म ए के लिए और फर्म बी के लिए OM2, यहाँ तक उन दोनों में डिवाइड किया जाता है। और इससे ही इनकी अगर टोटल करें तो ये टोटल हमें टोटल आउटपुट मिलता है। मतलब हमें जो टोटल आउटपुट है ये हमारा टोटल आउटपुट OM1 इस तरह से है। तो ये किस तरह से होगा, ये हमें OM3 प्लस OM2 मतलब यहाँ पे फर्म ए प्लस फर्म बी, ये दोनों को डिवाइड किया जाएगा टोटल आउटपुट के बेस पे। तो इस तरह से फर्म ए का यहाँ पे MR और MC यहाँ पे D पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे उसका आउटपुट OM3 और प्राइस OP1, जो प्राइस यहाँ पे सेंट्रलाइज कार्टेल पहले से ही फिक्स कर देती है, इसमें कुछ भी चेंजेस इंडिविजुअल फर्म नहीं कर सकती। जो कार्टेल यहाँ पे जो प्राइस देंगे वही उनको फॉलो करना है,
क्योंकि यहाँ पे जो फर्म है वो प्राइस टेकर होते हैं। यहाँ पे प्राइस डिसीजन लेना उनके रूल्स में नहीं है। तो यहाँ पे बी का जो एमआर और एमसी, जो MC2 है बी का, वो यहाँ पे सी पे इंटरसेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो फॉर्म बी है उसका आउटपुट OM2 प्राइस OP ये डिसाइड होती है और इसी तरह से मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है मार्केट शेयरिंग कार्टेल। ये कॉन्सेप्ट भी इसी तरह की सेंट्रलाइज कार्टेल की तरह ही है, जिसमें सिर्फ एक ही यहाँ पे चेंजेस है। वो चेंजेस है कि यहाँ पे मार्केट में जो फर्म वर्क कर रहे हैं, ये फर्म अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, उनको करने के लिए उनको फ्रीडम दिया जाता है जिससे वो अपना प्रोडक्ट बेच सके। तो यहाँ पे जो यही एक पॉइंट जो है, यही दोनों पॉइंट में या दोनों कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है कि इसमें कुछ भी चेंजेस या फ्रीडम नहीं मिलता। बट मार्केट शेयरिंग कार्टेल में यहाँ पे जो कार्टेल है वो हर फर्म को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐसी एक फ्रीडम देती है। बट यहाँ पे भी यहाँ पे प्राइस टेकर होते हैं फर्म, जो कार्टेल है वही उनको प्राइस देते हैं और यही प्राइस उनको फॉलो करना है और इसी प्राइस पे उनको अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट में मार्केट शेयरिंग कार्टेल किस तरह से वर्क होता है, ये हम डायग्राम के साथ इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो कार्टेल है उनका तो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है, जो MC है वो इक्वल होना चाहिए MR के। ये फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। जितना मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट में मार्केट शेयरिंग कार्टेल में जो कार्टेल है उन्होंने फर्म को एक फ्रीडम दिया है। वो फ्रीडम ये है, जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो किस तरह से उसकी सेलिंग प्राइस बढ़ाए या वो प्रोडक्ट कितने जल्द से जल्द बेच सकते हैं, ये उन पे डिपेंड है। तो ये डिपेंड उनको फ्रीडम किस तरह से होता है, तो ये उनकी जो क्वालिटी किस तरह से प्रोडक्ट की चेंज करें, सेलिंग किस तरह से करे, या कुछ ऑफ़र दे या कुछ कूपन दे या पैकेजिंग में चेंजेस करके किस तरह से उस प्रोडक्ट को बेचा जा सके, ये फ्रीडम यहाँ पे मार्केट शेयरिंग में मिलता है, जो हमें सेंट्रलाइज कार्टेल में नहीं मिलता। और इसका एक बेनिफिट होगा जिससे ही जो फर्म यहाँ पे अपने प्रोडक्ट में थोड़े चेंजेस क्वालिटी में दिखाए, सेलिंग में दिखाए, एडवर्टाइजिंग में करे या कूपन देके, ऐसे बहुत से ही स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए यहाँ पे यूज कर सकता। यहाँ से अपना जो डिफरेंस है फर्म यहाँ पे क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पे X लेवल पे हमने आउटपुट लिया है और Y लेवल पे हमने प्राइस, रेवेन्यू और कॉस्ट यहाँ पे हमने दिखाया है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में टोटल जो आउटपुट है यहाँ पे ON है, ON, और जो यहाँ पे जो प्राइस है वो प्राइस OP। OP यहाँ पे डिसाइड की गई है। यहाँ पे जो CMC और जो DMR, ये जो कर्व है ये हमें उस टोटल आउटपुट की डिमांड भी बता रहा है और जो मार्जिनल रेवेन्यू भी बता रहा है जो मार्केट में है। और जो ये DM है वो मार्केट की डिमांड किस तरह से है, ये टोटल डिमांड हमें दिखाई देता है। जब ये D/MR जो CMC हमें ये इंडिकेट करता है जो टोटल मार्जिनल कॉस्ट है
वो दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे हमें ई पॉइंट हमें मिल जाता है और ये इन पॉइंट से ही हमें टोटल आउटपुट ओ एन और प्राइस ओ पी हमें मिलती है। तो यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि जो हम समझने के लिए यहाँ पे, वैसे तो ओलिगोपोली में गिनने जैसे फर्म होते हैं, फिर भी यहाँ पे हमने फर्म ए और फर्म बी, ये दोनों किस तरह से वो कार्टेल इन दोनों को प्रोडक्ट यहाँ पे बेचने के लिए किस तरह से उनका कोटा फिक्स कर देता है। तो यहाँ पे जो टोटल आउटपुट है, ये आउटपुट दोनों में डिवाइड कर देता है। यहाँ पे ओ एन जो टोटल आउटपुट है उसमें से ओ एन वन ये फर्म ए के लिए और एन वन से एन तक जो बचा हुआ है आउटपुट वो फर्म बी के लिए डिवाइड करता है। अगर हम देखें जो फर्म ए है वो किस तरह से अपना यहाँ पे जो आउटपुट है वो किस तरह से बेचता है, तो यहाँ पे जो फर्म का एम आर है, ये एम आर एम सी दोनों एक दूसरे को यहाँ पे ई वन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और इस लाइन को अगर ऊपर तक हम लेके जाए तो यहाँ तक ऊपर लेके जाए ओ पी तक उस प्रोडक्ट की जो फर्म ए, उनको तो प्राइस यहाँ पे फिक्स है, ये प्राइस हमें ओ पी तक मिलती है, उसका आउटपुट ओ एन तक है। जो फर्म है ये फर्म सिर्फ और सिर्फ प्राइस टेकर यहाँ पे वर्क करता है और ये टोटल जो एसी है, ये एसी एग्रीगेट कॉस्ट ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है, जो रेड लाइन से हमने यहाँ इंडिकेट किया है। तो फिर से हम हमारे पहले टॉपिक पे अगर आते हैं, जो इंडिविजुअल फर्म है ए, इनका एम आर और एम सी यहाँ पे ई पॉइंट पे हमें इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो टोटल आउटपुट फर्म ए यहाँ पे सेल कर रही है ओ एन वन तक यहाँ पे बेचेगी और उसका जो प्राइस है वो ओ पी पे लेगी। तो फर्म ए आउटपुट ओ एन वन और प्राइस ओ पी मीन्स यहाँ पे अगर हम समझे तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि जो ओ एन वन है, ये जो हाफ है वो किसका हाफ है, ओ एन का हाफ जो ओ एन वन ये फर्म ए के लिए मिलता है। अगर हम देखें, अगर फर्म ए को जो मिला है ओ एन वन, अगर इसे 2 गुना उसे करे तो ये ओ एन वन तक हमें मिलता है। मतलब टोटल जो आउटपुट है, ये आउटपुट 2 फर्म में डिवाइडेशन किया जाएगा। जो मार्केट का जो उन्होंने तय किया हुआ कार्टेल है, ये दोनों को उनका कोटा फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम समझे तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ फर्म ए को, तो फर्म ए को अगर प्रॉफिट निकालना है तो ये होगा प्रॉफिट इज इक्वल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो यहाँ पे प्रॉफिट और रेवेन्यू और कॉस्ट, तो यहाँ पे रेवेन्यू हुआ उसको ओ पी एस एन वन, ओ पी एस वन, ओ पी एस एन वन और माइनस करेंगे हम उसको, कॉस्ट कितना आया, उसको कॉस्ट आया ओ सी आर एन वन, ओ सी आर एन वन। अगर ये टोटल, अगर ये ओ पी एस एन वन को ओ सी आर, तो ये जो हाईलाइट वाला जो पोर्शन है यही उस फर्म का प्रॉफिट है। तो ये हुआ सी पी एस आर।
तो ये CPSR ये फर्म ए का यहाँ पे प्रॉफिट है और OPS1 यहाँ पे रेवेन्यू माइनस करेंगे OCRN1 कॉस्ट से, तो ये हमें उस फर्म का प्रॉफिट हमें मिलता है। अगर हम दोनों भी परफेक्ट कॉलेज ओलिगोपोली में जो कॉन्सेप्ट है सेंट्रलाइज कार्टेल और मार्केट शेयरिंग कार्टेल, इसमें अगर हम ये पॉइंट अगर समझ ले कि इसमें हमें क्लियर होता है जो दोनों भी कॉन्सेप्ट में सेंट्रलाइज कार्टेल हो या मार्केट शेयरिंग कार्टेल हो, इसमें हर फर्म यहाँ पे कार्टेल क्रिएट करती है। ये कार्टेल यहाँ पे जितने भी फर्म है ये फर्म को और मार्केट के कार्टेल ने जिस तरह से उनको प्राइस यहाँ पे फिक्स करके दी है उसी ही प्राइस पर दोनों को बेचना ज़रूरी है या कंपलसरी है। तो इसमें हमें ये हमें इसमें प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। जो कार्टेल है वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, जिस कार्टेल की मोनोपोली यहाँ पे क्रिएट होती है। तो मोनोपोली कंडीशन में जो भी प्राइस यहाँ पे कार्टेल यहाँ पे तय कर लेगा वही फर्म को यहाँ पे कंपलसरी यहाँ पे उनको फॉलो करना ज़रूरी है। तो उसी के साथ अगर किसी फर्म को मोनोपोली जो रूल्स बन जाता है कार्टेल का, उन कार्टेल के रूल्स को फॉलो करना उतना ही इम्पोर्टेंट देना ज़रूरी बन जाता है। उसी के साथ अगर किसी फर्म को अगर उससे प्रॉफिट नहीं मिल पाता है या वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी अगर उनको मार्केट में रहना है तो कार्टेल ने दिया हुआ रूल्स उन्हें फॉलो करना होगा। अगर इससे भी उनको प्रॉब्लम होता है तो उनको मार्केट के बाहर जाना पड़ सकता है या उनको मार्केट छोड़ना पड़ सकता है। यहाँ पे देखें तो कार्टेल वर्सेस फर्म इस तरह की भी कंडीशन हमें दिखाई देती है और यहाँ पे फर्म कार्टेल ने दिए हुए जो भी रूल्स हैं उसे फॉलो नहीं करते और अपना ही यहाँ पे रूल बना के मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना भी पसंद करते हैं, जिससे कार्टेल टूट जाता है और कार्टेल के रूल्स के अगेंस्ट ये एक्शन रिएक्शन की कंडीशन बन जाती है, जिससे प्राइस वॉर की कंडीशन मार्केट में आ सकती है। तो इसी तरह से हमने देखा परफेक्ट कॉलेज ओलिगोपोली में 2 पॉइंट, सेंट्रलाइज कार्टेल और मार्केट शेयरिंग कार्टेल। थैंक यू।